हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और आज अब इस प्राचीन भारतीय सीरीज के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा संस्कृति पर चर्चा आरंभ करेंगे। हड़प्पा संस्कृति इतिहास का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षा हो, स्कूल लेवल की परीक्षा हो और चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा ही क्यों न हो, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति टॉपिक के पहले भाग में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जो है सो जानेंगे। फिर हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पक्षों को अलग अलग शीर्षकों में देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता में आने से पूर्व हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि यह जो संस्कृति है, ये जो हड़प्पा संस्कृति जो विकसित हुई थी, है ना, कभी पनपी थी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, इसका मुख्य संकेंद्रण था। तो इस संस्कृति की चर्चा सबसे पहले ह्वेनसांग के द्वारा ही की गई थी। हम लोग पाते हैं कि अपनी यात्रा विवरणी में ह्वेनसांग जो है वो हड़प्पा क्षेत्र का उल्लेख करता है और हड़प्पा क्षेत्र का जो उल्लेख वो करता है वो किस नाम से करता है, तो उसको उसने नाम दिया था फोफातो। मतलब कि ह्वेनसांग ने हड़प्पाई क्षेत्र को फोफातो नाम से अभिव्यक्त किया था। हम लोग पाते हैं कि हड़प्पा का पहला जो जिक्र है वो चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था 1826 में। 1826 में चार्ल्स मेसन जो एक अंग्रेज था और इसको पर्यटन का शौक था, ये घूमते घूमते भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है सो पहुंच गया, हड़प्पा नामक स्थान पर पहुंच गया। चार्ल्स मेसन ने देखा कि हड़प्पा के चारों तरफ जो एक टीला के रूप में था, हड़प्पा में जो पहुंचा तो टीलाई स्वरूप लिए हुए वो जगह था। वहाँ पर विभिन्न चीज़ें जो हैं वो बिखरी पड़ी थी, है ना। कई प्रकार की चीज़ों को बिखरी हुई अवस्था में चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है सो देखा गया और उसने कहा कि निश्चित रूप से वो जहाँ खड़ा है उसके नीचे एक बड़ी ही विकसित सभ्यता जो है वो के अवशेष जो है सो दबे पड़े हैं। ऐसी संभावना चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है सो व्यक्त की गई थी। अब क्या हुआ कि समय बीतता चला गया और हम लोग पाते हैं क्या कि 1826 के बाद हम लोग पाते हैं कि 1834 का जो है सो वर्ष आया और 1834 में एक और अंग्रेज था जिसका नाम था वर्नेस। तो वर्नेस के द्वारा भी जो है सो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र की यात्रा की गई और वर्नेस भी जब हड़प्पा पहुंचा तो उसने पाया कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता जो है सो दबी पड़ी है। इसकी सूचना अपने ढंग से जो है सो वो विभिन्न विभागों को देने का भी प्रयास किया था। समय बीतता चला गया। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि 1856 में हम लोग देखते हैं कि कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाया जा रहा था, रेल पटरी बिछाया जा रहा था। तो हड़प्पा के बगल से जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था तो हड़प्पाई विभिन्न अवशेषों का उपयोग जो है वो रेल लाइन बिछाने में किया जा रहा था। जो विभिन्न ईंटें जो हड़प्पा संस्कृति की इमारतों की ईंटें रही थी, उन ईंटों को ही उखाड़ उखाड़ करके हम लोग पाते हैं क्या कि रेल पटरी बिछाने के दौरान उपयोग किया जा रहा था। फिर हम लोग कुछ रोचक कथाओं के बारे में भी सुनते हैं कि कैसे रेल लाइन बिछाने के दौरान जो जॉन बंटन और विलियम बंटन के नेतृत्व में जो काम चल रहा था, मतलब रेल लाइन बिछाने का काम जॉन बंटन और विलियम बंटन के नेतृत्व में जो है सो हो रहा था। तो हम लोग पाते हैं कि जॉन बंटन और विलियम बंटन को जब ये खबर मिला कि इस क्षेत्र से मजदूर लोग जो हैं सो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि एक अफवाह फैल गया कि वो जो इलाका है तो वह इलाका एक भूताहा इलाका है ना। रात में कई प्रकार की आवाज़ों को सुनने की अफवाह उस क्षेत्र में जो है सो फैल गई, मजदूरों के बीच जो है सो फैल गई। मजदूर जो हैं वो काम छोड़ करके जाने लगे। तो जॉन बंटन और विलियम बंटन के द्वारा उस क्षेत्र का मुआयना करने का जो है सो निर्णय लिया गया
और मुआयना के दौरान उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्राचीन चीज़ें जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं, चाहे वो मुहर हो या छोटी बड़ी कई प्रकार की मृण मूर्तियां हों। तो जॉन बंटन और विलियम बंटन के द्वारा भी जो है सो ये कहा गया कि निश्चित रूप से यह किसी प्राचीन सभ्यता का जो है सो अवशेष है। अब उस समय जो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण जो हमारा विभाग था, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो हेड थे, मतलब जो डायरेक्टर थे, वो कर्निंघम थे, मतलब अलेक्जेंडर कर्निंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर थे। अब हम लोग पाते हैं क्या कि कर्निंघम के द्वारा भी हड़प्पा की 3 बार जो है सो यात्रा की गई, और हम लोग को उल्लेख मिलता है कि 1853 में, फिर दूसरा 1856 में और फिर 1872 में 3 बार कर्निंघम ने हड़प्पा की जो है सो यात्रा की। और हड़प्पा का उल्लेख उन्होंने किस रूप में किया, तो ह्वेनसांग के द्वारा जो फाफोता जिसको कहा गया था, है ना, सॉरी फोफातो जिसको कहा गया था, तो फोफातो के रूप में जो है सो हड़प्पा की पहचान कर्निंघम महोदय के द्वारा जो है सो की गई, है ना। समय बीतता चला गया, क्योंकि आरंभ में कर्निंघम महोदय को जो कुछ भी वहाँ पर मिला उसको सही सही वो डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये किस सभ्यता से जो है सो संबंधित था। समय बीतता चला गया, फिर हम लोग पाते हैं क्या कि 1910 का जो है सो दशक आ गया। 1910 के दशक में हम लोग पाते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो हमारा डिपार्टमेंट था, उसके जो डायरेक्टर थे, उसके जो महानिदेशक थे, वो सर जॉन मार्शल थे। तो सर जॉन मार्शल एक खोजी जिज्ञासु व्यक्ति थे और हमेशा कुछ नया करना जो है सो वो चाहते थे, इसलिए उनको हम लोग पाते हैं कि एक पेशेवर पुरातत्वविद जो है सो कहा गया है ना। मतलब कि पेशेवर पुरातत्वविद के नाम से जो है सो सर जॉन मार्शल प्रसिद्ध हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जो अलेक्जेंडर कर्निंघम थे, तो अलेक्जेंडर कर्निंघम हम लोग पाते हैं क्या कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का उनको जनक भी जो है सो कहा गया है, और सर जॉन मार्शल को पहला भारत का पेशेवर पुरातत्वविद जो है सो कहा गया है। तो सर जॉन मार्शल को ऐसी सूचना मिली कि विभाग को कई बार जो है सो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक प्राचीन संस्कृति के अवशेष के होने या किसी प्राचीन संस्कृति के अवशेषों के दबे पड़े होने की सूचना जो है सो कई बार विभाग को जो है सो मिली है। तो सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है सो इस प्राचीन संस्कृति को खोजने का जो है सो बीड़ा उठाया गया, और हम लोग पाते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है सो हड़प्पा की जो है सो खुदाई आरंभ कराई गई। फिर 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है सो आरंभ कराई गई। इन दोनों स्थानों की खुदाई के उपरांत आरंभिक खुदाई, बाद में कई हम लोग पाते हैं क्या कि कई चरण में जो है सो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, लेकिन आरंभ में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम जो है सो आरंभ किया गया। और इन दोनों स्थानों की खुदाई के उपरांत जो भी आरंभिक सामग्री जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हम लोग पाते हैं क्या 1924 में, है ना, लंदन में सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है सो एक प्राचीन सभ्यता, भारत की एक प्राचीन सभ्यता के खोज की जो है सो विधिवत घोषणा की गई। और पूरा विश्व जो है 1924 में ये जाना कि प्राचीन विश्व के इतिहास में भारत में भी एक विकसित सभ्यता जो है वो उदित हुई थी। मतलब कि प्राचीन जो विश्व का इतिहास है, तो प्राचीन विश्व के इतिहास में हम लोग कई नदी घाटी सभ्यताओं को उदित और विकसित होता हुआ देखते हैं। जैसे चीन में हुआंगहो नदी के तट पर चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। जो आज का इराक है, दजला और फुरात नदी के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेर की सभ्यता जो है सो विकसित हुई थी। उसी प्रकार से मिस्र में नील नदी के तट पर नील की सभ्यता जो है सो
विकसित हुई थी। तो सर जॉन मार्शल के द्वारा विश्व को यह बताया गया कि भारत में भी, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर जो है सो एक प्राचीन सभ्यता जो है सो विकसित हुई थी, जो विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं के समकालीन थी। इसको सिंधु सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल के द्वारा ही जो है सो दिया गया। सर जॉन मार्शल के द्वारा ही आगे इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी नाम दिया गया, है ना। मतलब इसको सिंधु सभ्यता नाम और हड़प्पा संस्कृति नाम, ये दोनों सर जॉन मार्शल के द्वारा ही दिया गया। फिर हम लोग पाते हैं कि समय के साथ साथ हड़प्पाई स्थलों की नए हड़प्पाई स्थलों की खोज होती चली गई। खुदाई का काम भी जो है सो आगे बढ़ता चला गया। 1947 में जब हम लोग स्वतंत्र हुए, तब तक करीब करीब 40 हड़प्पाई स्थलों की जो है सो खोज की जा चुकी थी। वर्तमान में हम लोग पाते हैं क्या कि करीब 1400 से भी अधिक स्थलों की खोज जो है वो की जा चुकी है। इनमें करीब करीब 925 ऐसे स्थल हैं, है ना, जो कि भारत में हैं, और करीब 475 ऐसे स्थल हैं जो वर्तमान पाकिस्तान में हैं। जो भी 1400 से अधिक स्थल हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ जो अब तक खोजा गया है, तो हम लोग पाते हैं क्या कि आरंभ में जो भी हड़प्पाई स्थल हम लोगों को प्राप्त हुए थे, वो सिंधु नदी के तट पर जो है सो प्राप्त हुए थे। लेकिन समय के साथ साथ नए नए स्थलों की जो खोज होती चली गई, तो हम लोग पाते हैं क्या कि सरस्वती नदी के तट पर हम लोगों को ज़्यादा बड़ी संख्या में जो है सो स्थल मिलने लगते हैं। आज की तारीख में हम लोग पाते हैं क्या कि हड़प्पाई संस्कृति के स्थलों में 80% स्थल सरस्वती नदी के तट पर हम लोगों को मिले हैं, और मात्र 20% स्थल ही सिंधु नदी के तट पर मिले हैं। मतलब 80% सैंधव स्थलों का प्रतिनिधित्व प्राचीन सरस्वती नदी जो है सो करता था, और मात्र 20% हड़प्पाई स्थलों का ही प्रतिनिधित्व सिंधु नदी जो है सो करता था। आज की तारीख में घग्गर और हाकरा नदी जो बहता है ना, वही प्राचीन काल में सरस्वती नदी था। मतलब आज का जो रूट है, घग्गर और हाकरा का जो रूट है, जिस क्षेत्र में घग्गर और हाकरा नदी बहती है, उसी क्षेत्र में कभी सरस्वती नदी जो है सो बहा करती थी। माना जाता है कि हरियाणा के पास सरस्वती नदी का उद्गम होता था, और राजस्थान क्रॉस करते हुए, गुजरात को क्रॉस करते हुए ये नदी जो है सो अरब सागर में गिरती थी। ये नदी आज की तारीख में लुप्त हो गई है, और माना जाता है कि भूमिगत अवस्था में यह मार्ग परिवर्तन करके बहती है, और प्रयाग में गंगा और यमुना के साथ जो है सो भीतर ही भीतर आकर के वो मिलती है ना। मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम जो है सो प्रयाग में होता है, जिसमें गंगा और यमुना को तो मिलता हुआ हम लोग देखते हैं। सरस्वती नदी के बारे में माना जाता है कि वो भूमिगत अवस्था में भीतर ही भीतर आकर के जो है सो मिलती है। मार्ग परिवर्तन नदियां कर सकती हैं, नदी भूमिगत भी हो सकती हैं, भूमिगत मार्ग पर भी नदी आगे बढ़ सकती है, बह सकती है, ऐसा भूगोल के सिद्धांत के अनुसार हो सकता है। मतलब इसमें कहीं भी आश्चर्य की बात नहीं है ना। तो सरस्वती नदी किसी भी प्राकृतिक कारण से, चाहे वो भूकंप हो या किसी भी तरह का भूमिगत कारण रहा हो, सरस्वती नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तित कर ली, और उस क्षेत्र से सरस्वती नदी लुप्त हो गई, है ना। घग्गर और हाकरा के रूप में उसके अवशेषों को हम लोग आज भी देख सकते हैं। तो 80% जो है सो हड़प्पाई स्थलों का प्रतिनिधित्व सरस्वती नदी जो है सो करता है। इस वजह से इतिहासकारों में इस संस्कृति के नाम को लेकर के जो है सो विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना था कि इसको सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता कहा जाना चाहिए, तो कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि नहीं, इसको एक साथ सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता कहा जाना चाहिए। कुछ ने सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता, तो कुछ ने सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता, तो कुछ ने इसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहना उचित समझा। तो इसके नाम को लेकर चूंकि विवाद है, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहना ही ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि इस संस्कृति में सबसे पहले हड़प्पाई स्थल, मतलब सबसे पहले हड़प्पा की चूंकि खुदाई हुई 1921 में, इसलिए चूंकि पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति कहना ज़्यादा प्रासंगिक जो है सो प्रतीत होता है। अब हम लोग पाते हैं कि यह जो संस्कृति
भारत में जो विकसित हुई थी, अगर दूसरी नदी घाटी सभ्यताओं से इसकी हम लोग तुलना करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि मिस्र की संस्कृति जो विकसित हुई थी, तो मिस्र की संस्कृति से हम लोग पाते हैं कि यह संस्कृति 20 गुनी जो है सो बड़ी थी, है ना। मतलब 20 टाइम्स जो है सो इस संस्कृति का क्षेत्र बड़ा था। मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति 20 गुनी बड़ी थी। और अगर हम लोग मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की संस्कृति को जोड़ दें तो भी हम लोग पाते हैं क्या कि यह जो संस्कृति थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो संस्कृति थी, वह दोनों की सम्मिलित संस्कृति से भी हम लोग पाते हैं क्या कि 12 गुना जो है सो बड़ा था, है ना। मतलब कि निश्चित रूप से प्राचीन विश्व के इतिहास में जो नदी घाटी सभ्यताएं उदित हुई, उनमें सबसे बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हड़प्पा संस्कृति ही करता था, है ना। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं क्या कि यह संस्कृति जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हुई, इसका फैलाव निश्चित रूप से काफी बड़े क्षेत्र में हुआ। अगर हम लोग देखें तो यह संस्कृति करीब करीब उत्तर से दक्षिण ये करीब करीब 1400 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित थी, और पूरब से पश्चिम ये करीब करीब 1600 किलोमीटर क्षेत्र में जो है सो विकसित थी, है ना। हम लोग पाते हैं कि इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल जो था वो करीब 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में जो है सो फैला हुआ था, है ना। यह संस्कृति का जो क्षेत्र था वो एक ट्रायंगल बनाता था, एक त्रिभुजाकार जो है सो इसका ये क्षेत्र था। मतलब संस्कृति का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार आकृति का था, है ना, जो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर में विस्तृत था, और करीब 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में ये संस्कृति जो है सो वो फैला हुआ था। ये जो संस्कृति थी, तो इस संस्कृति में जो भी स्थल खोजे गए हैं, तो उसमें सबसे जो उत्तरी स्थल है ना, सबसे नॉर्थ में जो इस संस्कृति का स्थल अब तक प्राप्त किया गया है, उसका नाम मांडा था। मांडा आपका कश्मीर में है। ये कश्मीर में हम लोग पाते हैं क्या कि मांडा अखनूर जिला, कश्मीर के अखनूर जिले में मांडा था, जो कि इस संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल था। फिर इस संस्कृति का सबसे पश्चिमी स्थल की अगर हम लोग बात करें, सबसे वेस्टर्न साइड में जो स्थल हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसका नाम है सुतकांगेंडोर। ये सुतकांगेंडोर ये बलूचिस्तान में है ना, मतलब आज के पाकिस्तान में। सुतकांगेंडोर इसका सबसे पश्चिमी स्थल था। सबसे उत्तरी स्थल मांडा था। फिर सबसे पूर्वी स्थल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल इसका आलमगीरपुर था, जो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में, है ना। तो मेरठ जिले में आलमगीरपुर इसका सबसे पूर्वी स्थल था, और सबसे दक्षिणी जो इसका स्थल था वो दैमाबाद था। ये दैमाबाद महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में जो है सो स्थित है। मतलब ये जो संस्कृति था, तो इस संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुतकांगेंडोर था, है ना। ये संस्कृति एक बड़े क्षेत्र में जो है सो फैली हुई थी, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें ये जो संस्कृति हम लोगों को जो प्राप्त हुआ, तो इस संस्कृति के कुछ चीज़ों को पहले हम लोग समझ लें। जैसे कि जो भी स्थल हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो अधिकांश जो स्थल इस संस्कृति से जो है सो खोजे गए हैं, वो करीब करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है सो विस्तृत थे, है ना। संस्कृति के अधिकांश जो स्थल हैं वो 10 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है सो विस्तृत थे। कुछ ऐसे जो 10 से 50 हेक्टेयर के जो है सो बीच थे, और कुछ ऐसे भी जो 50 हेक्टेयर से भी बड़े थे। तो ऐसे बड़े स्थलों को ही हम लोग पाते हैं क्या कि नगर की जो है सो संज्ञा दी गई है ना। मतलब आज भी अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में नगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन महानगर हम लोग सिर्फ 4 देखते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, है ना, कोलकाता। तो उसी प्रकार से 1400 से भी अधिक स्थल हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन सभी बड़े नहीं थे, छोटे आकार के थे। 10 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है सो फैले हुए थे मुख्य रूप से। कुछ ऐसे जो 10 से 50 हेक्टेयर के बीच में फैले हुए थे, और कुछ इससे भी बड़े थे जिनको नगर की जो है सो संज्ञा दी गई है। मोटे तौर पर 9 ऐसे स्थल हैं जिसको नगर की संज्ञा जो है वो दी जा सकती है ना। ये कौन कौन से 9 स्थल हैं जिसको हम लोग नगर कह सकते हैं? तो हम लोग पाते हैं कि एक तो था मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो करीब करीब 250 हेक्टेयर में जो है सो फैला हुआ था, और सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल था, है ना, जो वर्तमान में पाकिस्तान में
है ना। फिर हम लोग दूसरा राखी गढ़ी को देखते हैं जो भारत में है। अभी हम लोग आएंगे, देखेंगे हर स्थल, इंपॉर्टेंट स्थल के लोकेशन को जो है सो हम लोग देखेंगे। तो राखी गढ़ी एक नगर था जो करीब 230 हेक्टेयर में जो है सो फैला हुआ था, और ये भारत में सबसे बड़ा जो है सो हड़प्पाई स्थल था, है ना। ओवरऑल अगर परीक्षा में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तब तो मोहनजोदड़ो आप आंसर दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तब आंसर देना है आपको राखी गढ़ी, ये 230 हेक्टेयर में फैला हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा जो 150 हेक्टेयर में फैला हुआ था, धौलावीरा ये 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था, कालीबंगा ये भी 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था, बनवाली ये भी 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था, गनवेरी वाला ये भी 80 हेक्टेयर में जो है सो फैला हुआ था, है ना। बहावलपुर क्षेत्र में पंजाब का जो निचला जो इलाका है उसी को बहावलपुर हम लोग कहते हैं, वहीं पर गनवेरी वाला एक स्थल अवस्थित था जो 80 हेक्टेयर में फैला हुआ था। फिर चान्होदड़ो ये भी 80 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और फिर लोथल ये भी 80 हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो ये 9 ऐसे स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा जो है सो दी जा सकती है ना। अब ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई आयाम हैं, इसके कई पक्षों को जो है सो हम लोगों को देखना है। जैसे कि ये तो कुछ बेसिक चीज पर चर्चा हम लोग आज किए। अब हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ। फिर हम लोग इस सभ्यता के विभिन्न पक्षों को, जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, इस सभ्यता का सोसाइटी कैसा था, इस सभ्यता में का रिलीजन किस प्रकार का था, इस सभ्यता में कला की क्या स्थिति थी, है ना, इस सभ्यता में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति थी, ठीक है, इसका समाज कैसा था, है ना, इस सभ्यता में दाह संस्कार की क्रिया किस प्रकार से की जाती थी, है ना। इन सभी चीजों को जो है सो देखना है। और फिर अंत में ये बात करेंगे हम लोग कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। मतलब कि कई भागों में हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति जो टॉपिक है इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। तो इसके पहले भाग में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों पर जो है सो चर्चा किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन को लेकर अलग अलग प्रकार का कौन कौन सा मत है, कौन सा मत जो है सो माना जा सकता है, मतलब मान्य क्या है, उसको देखते हुए क्रमशः हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।